हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और वो है भारत और फ्रांस के बीच मिलिट्री कॉपरेशन। याद रखिए, एक आईआर में यानी कि जीएस पेपर 2 में यूपीएससी में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं इन एन एमर्जिंग वर्ल्ड उनको कैसे देखते हैं, या किसी भी तरह से क्वेश्चन मेंस आंसर राइटिंग में पूछा जा सकता है। सो ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो उसमें पॉइंट्स को इलेबोरेट करने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता हूँ। तो क्वेश्चन मेरा ये है, फ्रांस में कौन सा म्यूजियम है यानी कौन सा संग्रहालय है जहाँ पे मोनालिसा जो कि वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटिंग है वो रखी हुई है। आपके ऑप्शंस हैं ये मुजे कार्नावाले यानी कार्नावालेट म्यूजियम, पेरिस म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, डॉर्से म्यूजियम या लूव्र म्यूजियम। तो इनमें से कौन सा म्यूजियम है जहां पे मोनालिसा पेंटिंग रखी हुई है। तो चलिए देखते हैं भारत और फ्रांस के बीच में मिलिट्री कॉपरेशन किस तरह का है और उभरते वर्ल्ड में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अभी अभी भारत ने फ्रांस से रफायल खरीदे हैं। रफायल फ्रांस की एक कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाए हैं। डसॉल्ट एविएशन का हेडक्वार्टर कैपिटल पेरिस में है और रफायल के अभी 2 बैच आ चुके हैं। पहले बैच में 5 रफायल आए थे जो नंबर 17 स्क्वाड्रन, जिसे हम गोल्डन एरोज भी बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर अंबाला में है। अंबाला हरियाणा में है एक डिस्ट्रिक्ट। तो अंबाला में ये आया था पहला बैच जिसमें 5 रफायल आए थे। और अब दूसरा बैच अभी अभी आया है जिसमें 3 रफायल आए हैं। ये जामनगर में उतरे। तो टोटल हम 8 रफायल तो ले चुके हैं फ्रांस से। टोटल अभी हम 36 लेना चाहते हैं। हो सकता है ये नंबर हम बाद में और भी बढ़ाएं। कुछ ऐसे काउंट्स भी थे कि इनका नंबर 100 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अभी के लिए जो डील है वो 36 रफायल को लेकर है। तो सबसे पहला जो मिलिट्री कॉपरेशन जो इमीडिएट है वो है रफायल को लेकर। हमारी वायुसेना की शक्ति को ये बढ़ाएगा। अब बात करते हैं दूसरा कोऑपरेशन जो है इंडो पैसिफिक को लेकर। और इंडो पैसिफिक को लेकर जो फ्रांस और भारत के बीच में कोऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और उसका रीज़न ये है, इसमें सिर्फ भारत का इंटरेस्ट नहीं है, इसमें फ्रांस का भी इंटरेस्ट है। जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो हम इंडियन ओशन की बात करते हैं और पैसिफिक ओशन की बात करते हैं। और फ्रांस के टेरिटरी दोनों जगह हैं। आप इस मैप को देखिए, ये फ्रांस है यहाँ पे, ये ऊपर यूरोप में ये फ्रांस है, राइट। और फ्रांस के टेरिटरी अटलांटिक ओशन में भी हैं, ये अटलांटिक ओशन है पूरा। उसके बाद फ्रांस के जो टेरिटरी हैं वो इंडियन ओशन में भी हैं और फ्रांस के टेरिटरी पैसिफिक ओशन में भी हैं। और ये वाला जो एरिया है हम इसे इंडो पैसिफिक बोलते हैं। तो फ्रांस के टेरिटरी कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। तो फ्रांस के कौन कौन से टेरिटरी हैं जो इंडियन ओशन में हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। और ये सारे के सारे काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हैं जो भारत को भी अगर एडवांटेज दे सकते हैं। अगर कल भारत को फ्रांस से भी इनमें मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन मिल जाए या इवन मिलिट्री को अस्थायी रूप से या टेम्परेरी रूप से रखने की परमिशन मिल जाए। जैसे ये सारे आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये अफ्रीका है, यहाँ पे ये मोजाम्बिक है, ये मादागास्कर है जो अलग कंट्री है। ये हम साउथ इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, साउथ इंडियन ओशन। और यहाँ पे ये सारे आइलैंड हैं जैसे ग्लोरियाज आइलैंड्स, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रोमेलिन आइलैंड्स, यहाँ पे ये जुआन डे नोवा, यूरोपा आइलैंड, बासा डे इंडिया। यहाँ पे ये हैं रे यूनियन आइलैंड और मैयोट आइलैंड। तो ये सारे के सारे फ्रेंच टेरिटरी हैं इंडियन ओशन में, ये सारे फ्रांस के हैं। इनफैक्ट रे यूनियन आइलैंड तो बात चल रही है भारत और फ्रांस के बीच रे यूनियन आइलैंड को लेकर। भारत कोशिश कर रहा है कि फ्रांस मान जाए, रे यूनियन आइलैंड पे भारत अपनी मिलिट्री रख सके। अब मैं बात करता हूं फ्रेंच टेरिटरीज इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है प्रशांत महासागर, उसमें भी फ्रांस के बहुत सारे टेरिटरी हैं। इनफैक्ट 100 से ज़्यादा आइलैंड हैं जिनको मिला के हम बोलते हैं फ्रेंच पॉलिनेशिया। तो फ्रेंच पॉलिनेशिया में 118 आइलैंड्स हैं जो स्कैटर्ड हैं, लेकिन उसके अलावा भी हैं जैसे मार्केस आइलैंड, लीवर्ड, विंडवर्ड, सोसाइटी आइलैंड, ऑस्ट्रल आइलैंड, गैम्बियर, वालिस एंड फुटूना, ये काफ़ी एग्जाम में आता है, वालिस एंड फुटूना, और फ्रेंच पॉलिनेशिया, साथ ही साथ न्यू कैलेडोनिया, ये है न्यू कैलेडोनिया। और ये सारे स्कैटर्ड हैं पैसिफिक ओशन में। तो अब आप इससे ये समझ गए होंगे कि फ्रांस का इंडो पैसिफिक में जो इंटरेस्ट है वो इतना मजबूत क्यों है, यानी कि भारत फ्रांस पे रिलाई कर सकता है। इसीलिए 3 मई 2018 को जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने इंडो पैसिफिक को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाया पहली बार 3 मई 2018 को। उससे चाइना खुश नहीं हुआ। इनफैक्ट चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वैंग ई, उन्होंने कहा यह सिर्फ एक अटेंशन ग्रैबिंग आइडिया है
और जैसे समुद्र में झाग खत्म हो जाता है, जो साबुन या डिटर्जेंट का झाग होता है, वैसे ही ये आइडिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन वो काफ़ी गलत थे, क्योंकि फ्रांस का जो इंडो पैसिफिक पे फोकस है वो लगातार पिछले 2 सालों में बढ़ा है। इनफैक्ट फ्रांस पहला यूरोपियन कंट्री है जिसने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बनाई थी, और फ्रांस आ गया तो जर्मनी भी आ गया। दूसरे जो बड़े बड़े कंट्री हैं वो भी अब धीरे धीरे अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को इवॉल्व कर रहे हैं, और इसमें इंडिया एक बहुत मेजर प्लेयर है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में। तो फ्रांस की सरकार जो है वो इनफैक्ट उन्होंने वो एक कदम आगे गए, उन्होंने इंडो पैसिफिक के लिए अपना एक एम्बेसडर, अपना एक राजदूत भी डिक्लेयर कर दिया है, जो सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन पर फोकस करेगा। तो ये एक और एमर्जिंग ट्रेंड है कि कई कंट्रीज अपने स्पेशल इंडो पैसिफिक एम्बेसडर बना रहे हैं उस एरिया पे फोकस करने के लिए। मैं आपसे रे यूनियन आइलैंड की बात कर रहा था। रे यूनियन आइलैंड पर हमने उसकी लोकेशन देखी है, मादागास्कर के वो ईस्ट में है। रे यूनियन आइलैंड पे भारत और फ्रांस ने जॉइंट पेट्रोलिंग की। जॉइंट पेट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि उन्होंने प्रैक्टिस की इस चीज़ की कि दोनों कंट्री मिलकर कैसे वहाँ पे निगरानी रख सकते हैं, कैसे वहाँ पे गश्त लगा सकते हैं, विजिल रख सकते हैं। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि भारत कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग सिर्फ अपने नेबर्स के साथ करता है। याद रखिए, जो कॉर्पेट होता है यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, वो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है। और फ्रांस हमारा नेबर तो है नहीं, फिर भी हमने फ्रांस के साथ ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग की है। ये अपने आप में भारत का एक स्टेटमेंट है। इससे पता चलता है भारत और फ्रांस के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो काफ़ी मजबूत है। यहाँ पे जो पेट्रोलिंग हुई वो पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट से की गई। फ्रांस भारत का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के उभर रहा है, यानी रणनीतिक पार्टनर। फ्रांस को बहुत बड़े बड़े डील भारत की तरफ से मिल रहे हैं अब, जिन्हें बोलते हैं बिग टिकट डील्स, यानी कि बहुत ही कॉस्टली डील्स। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में भारत फ्रांस से आर्म्स, एम्यूनेशन, वेपन, एयरक्राफ्ट ये सब खरीद रहा है। ये डील पहले फ्रांस को नहीं मिलते थे, और वो मैं आपको पूरे डेटा के साथ बताऊंगा कैसे। डिफेंस कोऑपरेशन का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। इंडिया की जो नेवी है, जो हमारी नौसेना है, उन्होंने फ्रेंच स्कॉर्पियन सबमरीन्स खरीदी हैं। और सबसे अच्छी बात, ये इंडिया में बन रही हैं, यानी कि मेक इन इंडिया को मजबूत कर रही हैं। और इंडिया में बनाने का फायदा ये है कि टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो फ्रांस ने किया है। इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75I। ये इंडियन नेवी का पूरा प्रोजेक्ट फ्रांस सपोर्ट कर रहा है। इसमें हमें 6 लेटेस्ट जनरेशन अटैक सबमरीन मिली हैं जो 2022 तक पूरी हो जाएंगी। ये सारी की सारी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हैं। इन्हें फ्रांस की कंपनी DCNS ने तैयार करा है, और ये सारी भारत में बन रही हैं। मुंबई में माजागो डॉक इन्हें बना रहा है। और क्योंकि ये इंडिया में बन रही हैं फ्रांस की तरफ से, तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो इंडिया को मिल गया है। तो पूरा टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र हो गया है, और ये फ्रांस की कंपनी DCNS ने इंडिया को टेक्नोलॉजी दे दी है। तो इंडिया आगे जाके खुद ही अब ये मेक इन इंडिया के तहत बना पाएगा। ये जो 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हैं, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, एरिया सर्वेलेंस, एंटी सरफेस वॉरफेयर और माइन लेइंग ऑपरेशंस में भी यूज़ की जा सकती हैं। इनके नाम हैं कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। राइट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये सारे जो नाम हैं ये क्यों रखे हैं, इनका मतलब क्या होता है। जैसे कलवरी का मतलब क्या है, तो कलवरी जो है वो बोलते हैं शार्क को, एक तरह की टाइगर शार्क होती है। तो ये सारे के सारे नाम मछलियों के ऊपर रखे हैं, और ये सारी मछलियां जो हैं या तो इंडियन ओशन में मिलती हैं या जो आसपास की एक्सटेंशन है जैसे अरेबियन सी वगैरह में मिलती हैं। और ये सारी की सारी बहुत ही डेंजरस मछलियां हैं जैसे शार्क। तो ये सब सारी की सारी मछलियों के नाम है, कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। थोड़ा आपको डीप में जाना होगा, कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के कि ये नाम क्यों रखे हैं। दूसरी बात ये, आपको पता होगा अभी अभी हम एंटी सबमरीन कॉर्वेट इंडक्ट कर रहे हैं। एंटी सबमरीन कॉर्वेट हमने 4 बनाए हैं। एक का नाम है, सबसे पहला तो कोमोर्ता था, इसलिए उसका नाम हमने कोमोर्ता क्लास रख दिया। फिर हमने कदमत बनाया, फिर हमने किल्तन बनाया, और अभी अभी हमने कावाराती बनाया है। ये 4 हमने एंटी सबमरीन कॉर्वेट बनाए हैं। तो इनका क्या मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं, ये कदमत, किल्तन वगैरह, इनका क्या मतलब है। ये आइलैंड्स के नाम है। तो कदमत, किल्तन और कावाराती ये हैं लक्षद्वीप के आइलैंड। आप यहां पे देख सकते हैं, कदमत ये किल्तन है और कावाराती लक्षद्वीप की कैपिटल है। और जो कोमोर्ता है ये अंडमान निकोबार में पड़ता है, निकोबार में। ठीक है, तो ये आइलैंड्स के नाम है। तो 6 सबमरीन तो हमें फ्रांस की तरफ से मिल चुकी हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से। माजागो डॉकयार्ड मुंबई बना रहा है, और अब इंडिया और भी सबमरीन्स खरीद रहा है। याद रखिए, हम फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप से सबमरीन्स खरीदेंगे। ये डील जो है काफ़ी बड़ी डील है, और ये सबमरीन्स भी काफ़ी अलग तरह की हैं। हम 6 सबमरीन खरीदेंगे,
और ये स्टेल्थ सबमरीन है। स्टेल्थ मतलब होता है जो इनकॉग्निटो काम कर सकती हैं, आसानी से इनको लोकेट करना, आसानी से लोकेट नहीं हो पाएंगी, राइट। स्टेल्थ मोड में काम कर सकती हैं। इनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी भी होगी। ये काफ़ी लंबे समय तक सबमर्ज रह सकती हैं पानी में। सो ये डील जो है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन लगभग $5.6 बिलियन की हो सकती है। अगेन ये बहुत बड़ी डील है। $5.6 बिलियन मतलब अगर हम आज के रेट के हिसाब से देखें तो ये लगभग 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए हो जाता है। अभी एक और चीज आपने नोटिस की होगी, जब टर्की और फ्रांस के बीच में रिश्ते खराब हुए तो भारत ने फ्रांस को निशर्त अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। यह बहुत रेयर होता है। रेयर इसलिए है क्योंकि इसमें हमें साइड लेनी थी, या तो हम टर्की की साइड लें या हम फ्रांस की साइड लें, क्योंकि यह टर्की और फ्रांस के बीच एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था। इनफैक्ट उन्होंने अपने दूतावास से अपने एम्बेसडर भी वापस बुला लिए थे। तो ऐसे में हमने फ्रांस का सपोर्ट किया, जो कि एक रेयर है। ऐसा बहुत कम होता है कि जहां पे इंडिया इस तरह से दो कंट्रीज के बीच में साइड लेता है। और इसका मैं रीजन बताता हूं, क्योंकि टर्की से भी हमारे इंटरेस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि टर्की से हमारे रिश्ते खराब हैं। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको देता हूं। भारत ने सन 2020 में ही कुछ ही महीनों पहले टर्की के साथ 20,000 करोड़ यानी $2.3 बिलियन की डील साइन करी है। टर्की की एक कंपनी भारत के लिए फ्लीट सपोर्ट वेसल बनाएगी। तो जो हमें लगता है बाहर से कि भारत और टर्की के बीच जो है रिश्ते अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, जिस हिसाब से एर्डोगान ने कुछ चीज़ें करी हैं पिछले एक साल में, उससे वो रिश्ते जरूर कुछ खराब हो रहे हैं। जैसे कश्मीर इशू पर उन्होंने कश्मीर में भारत के अगेंस्ट स्टैंड लिया, राइट। फिर जो सुन्नी इस्लामिक एक्सेस है, यानी कि पाकिस्तान, मलेशिया और टर्की, वो भारत के हितों के खिलाफ है। तो इस तरह के कुछ चीज़ें पिछले एक साल में जरूर हुई हैं, लेकिन भारत और टर्की के बीच में रिश्ते अभी भी खराब नहीं हैं। फिर भी हमने यहाँ पे फ्रांस का ओपनली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने सपोर्ट किया। अब मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाता हूं जो आपको बताएंगे कि भारत और फ्रांस के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन कैसे मजबूत हो रहा है, ठीक है। अगर हम टाइमलाइन कंपेयर करें 2010 से लेकर 2014, और ये रिपोर्ट दी है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में है और जो सारी दुनिया में गतिविधियां हो रही हैं हथियारों को लेकर, उन पर नजर रखता है। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से लेकर 2014 के बीच में, यानी 5 साल का समय, फ्रांस हमारा 8th लार्जेस्ट पार्टनर था इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट। यानी भारत जो दूसरे देशों से आर्म्स खरीदता है उसमें 8th नंबर पे था फ्रांस। लेकिन अगर आप अगले 5 साल देखें, यानी 2014 से 2019, तो फ्रांस 8th से 3rd नंबर पे आ गया है। और 2014 से 2019 के बीच में रशिया नंबर 1 था, इजराइल नंबर 2 था और नंबर 3 पे फ्रांस था। यूएस से भी ज्यादा अगर आप वैल्यू की बात करें तो हमने वेपनरी खरीदी है फ्रांस से। फ्रांस भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए भी सपोर्ट कर रहा है, और ये खुद परमानेंट मेंबर है। तो यानी फ्रांस अगर सपोर्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू अगर कोई ऐसा कंट्री कर रहा है जो खुद मेंबर नहीं है। फ्रांस खुद एक मेंबर है, परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। फ्रांस के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, कोई किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं है, कोई प्रॉपर्टी टेरिटरी को लेकर या किसी चीज को लेकर कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं है। इनफैक्ट 1998 में जब भारत ने पोखरण टेस्ट किए थे, जब भारत एक परमाणु शक्ति बना, तो सारे यूरोपियन कंट्रीज, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत का खंडन किया, कंडेम किया इंडिया को, लेकिन फ्रांस हमारे साथ उस वक्त भी खड़ा रहा था। ये मैं बात कर रहा हूं 1998 की। फ्रांस ने इंडिया को उस वक्त भी सपोर्ट किया था जब पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड भारत के खिलाफ था। और फ्रांस का कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मिलिट्री बेस भी हैं, जैसे जिबूटी जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। तो वहां भी भारत को, क्योंकि भारत अब अपनी सागर पॉलिसी के तहत हॉर्न ऑफ अफ्रीका वगैरह में रीच आउट कर रहा है, तो उसमें भी फ्रांस हमारा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस भारत और फ्रांस के बीच जो मिलिट्री कॉपरेशन है उसको लेकर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अब आप अपना आंसर भी लिख पाएंगे, और कुछ ना कुछ एमसीक्यूज में भी जरूर आपकी हेल्प ये वीडियो करेगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइए। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था आज वीडियो के शुरू में, तो उसका आंसर है लूव्र म्यूजियम। ये पेरिस में एक बहुत वर्ल्ड फेमस म्यूजियम है, लूव्र म्यूजियम। वहां पे मोनालिसा की पेंटिंग रखी है। तो मिलते हैं स्टडी आईक्यू के अगले वीडियो में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आईक्यू।